नमस्कार, ताज न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रुतिका जायसवाल। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की बनी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनावों से पहले मुलायम की विकास रैली, हुआ करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास। मोदी की प्रस्तावित रैली बनी प्रशासन के लिए चुनौती, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा दोनों पर हुआ गहन चिंतन। कलेक्ट्रेट की जर्जर इमारतों के बहुरेंगे दिन, अधिवक्ताओं के प्रयास के बाद डीएम का मिला आश्वासन। और दिवाली गुजरने के बाद भी नहीं सुध रही शहर की सफाई की, निगम के अधिकारी सो रहे हैं गहरी नींद। समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता आजम खान मैनपुरी की जनसभा में एक बार फिर अपने पुराने आक्रामक रूप में नजर आए। यहां उन्होंने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पर जमकर तीखे प्रहार किए और जनता में अपील की कि वो सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए सपा का साथ दे। समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता आजम खान ने काफी दिनों से चली आ रही अपनी चुप्पी को मैनपुरी की जनसभा में तोड़ा। सपा सुप्रीमो की मौजूदगी और समर्थकों का हुजूम देखकर जैसे ही आजम खान ने मंच से दहाड़ना शुरू किया तो उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ताकतें ही रहीं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर ही बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वो भरी सभा में टोपी उतारकर फेंकने वाले लोग आज एकता की बात करते हैं, पर लोग जानते हैं देश में अमन चैन कौन कायम करेगा। इसी के साथ उन्होंने मंच से एक बार फिर सपा को ही मुसलमानों का सच्चा हितैषी बताया। इसी के साथ उन्होंने सपा सुप्रीमो को राष्ट्र की धरोहर भी बताया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो खजाने पर इख्तियार जहां पत्थर के हाथियों का होता है, जहां खजाने का इख्तियार जिंदा नेताओं की करोड़ों रुपए की पत्थरों की प्रतिमाओं का होता है, फिर समाजवादी सरकार में कमजोर रिक्शा वाला, मजदूर, पत्थर तोड़ने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, मकान बनाने वाला, टायर का पंचर जोड़ने वाला, चूड़ियां बनाने वाला, उसका भी खजाने पर इख्तियार होता है। और जब खजाने में तुम्हारी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है, फाशिस्टों का दिल फटने लगता है कि जिन लोगों को भूखा रहना चाहिए उन्हें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव रोटी क्यों दे रहे हैं। मोदी द्वारा सरदार पटेल को आरएसएस का कार्यकर्ता बताने वाली बात पर चुटकी लेते हुए आजम खान ने कहा था कि सरदार पटेल ने नेहरू परिवार के रिश्ते तल्ख बताने की बात को भी उन्होंने भ्रामक बताया। धर्म से ऊपर थे, जात से ऊपर थे, पार्टी से ऊपर थे, उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनाने का फैसला लिया है। प्रतिमा तो बड़ी बन जाएगी, लेकिन व्यक्ति तो बहुत छोटा कर दिया। उन्हें आरएसएस का कार्यकर्ता बना दिया, उन्हें बीजेपी का वर्कर बना दिया और झूठा इतिहास गढ़ना शुरू कर दिया। पंडित जी और वल्लभ भाई पटेल के रिश्ते बहुत खराब थे, ये बताना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान का इतिहास कैसा था, यह बताना शुरू कर दिया। एक तरफ इतिहास बैठा है और एक तरफ इतिहास के माथे पर कलंक लगाने वाला तुम्हारी सफों में इंतशार पैदा करना चाहता है, भाई को भाई से लड़ाकर एक टूटा हुआ हिंदुस्तान बनाना चाहता है। मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान पर समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता आजम खान एक बार फिर अपने आक्रामक रूप में दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी के पीएम इन वेटिंग का नाम लिए बगैर उन पर जमकर हमला साधा और सांप्रदायिक ताकतों को इस चुनाव में दूर रखने की बात कही। कैमरा पर्सन बालोत्री मिश्रा के साथ साजिद, मैनपुरी रैली के बाद प्रदेश के राज्य मंत्री रामसकल गुर्जर ने लोकसभा सीटों पर घोषित प्रत्याशियों ने बदलाव की बात पर विराम लगाते हुए कहा कि अब पार्टी कोई बदलाव नहीं करेगी। जो प्रत्याशी पूर्व में घोषित किए जा चुके हैं उन्हें बदला नहीं जाएगा। मैनपुरी की विशाल जनसभा में सपा सुप्रीमो द्वारा किसी भी प्रत्याशी के बदलाव की घोषणा न कर उन कयासों पर विराम लगा दिया गया, जिसमें लगातार घोषित प्रत्याशियों की सीट में फेरबदल की बात कही जा रही थी।
इसी मुद्दे पर आगरा में प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा पर भी विराम लगाते हुए राज्य मंत्री रामसकल गुर्जर ने ताज न्यूज से हुई खास बातचीत में बताया कि पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को पूर्व में घोषित किया है वो ही चुनाव लड़ेंगे और जो लोग इस तरह की क्यासबाजी कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी। भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी रैली अभी तक नहीं हुई और आपने देखा होगा मैनपुरी ही नहीं, मैनपुरी कस्बा तो पूरा आदमियों से भरा ही था। मैनपुरी कस्बा के चारों ओर जहां से भी एंट्री करे मैनपुरी के लिए वो सारी सड़कें जाम थी। तो मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि इससे बड़ी रैली नहीं हो सकती है। और इसमें आपने देखा होगा कि नेताजी का क्षेत्र था और नेताजी के क्षेत्र में जिस तरीके से सारे जाति के लोग, चाहे कोई किसी जाति का आदमी हो, सारे जाति के लोग, चूँकि नेताजी आज की तारीख में हिंदुस्तान में बड़े नेता हैं और मैनपुरी की जनता ये मानती है कि नेताजी, और ये मैनपुरी जनता ये चाहती भी है, उनका सौभाग्य है जनता का कि उनको ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसी रैली अभी तक उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली के संबंध में प्रशासन के अंदर खाने में भी सलाह मशवरा चल रहा है। इस जनसभा के दौरान शहर में बढ़ने वाले ट्रैफिक को लेकर तो अधिकारी खास चिंतित हैं। साथ ही मोदी की सुरक्षा को लेकर भी मंथन जारी है। अधिकारियों की माने तो अभी तक कार्यक्रम की अनुमति तो जारी नहीं की गई है, लेकिन वो अपना होमवर्क पूरा कर लेना जरूर चाहते हैं। भाजपा के इन्वेटिंग पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जिला प्रशासन में माथापच्ची जारी है, जिनकी 21 नवंबर को होने वाली प्रस्तावित रैली अधिकारियों के लिए चिंता का सबब बन गई है। अपने फायर ब्रांड नेता की मौजूदगी में स्थानीय भाजपाइयों का जोश 7वें आसमान पर होगा, जबकि बड़ी तादाद में बाहरी जनपदों से भी नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है। जिले के बड़े अधिकारी उस दौरान बढ़ने वाले ट्रैफिक और सुरक्षा के बारे में व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। 21 नवंबर को श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली प्रस्तावित है आगरा में और इसके लिए भाजपा के प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला है और उन्होंने कोठी मीना बाजार का जो वेन्यू है उस पर अपनी इच्छा जताई है वहाँ रैली कराने के लिए। और हम लोग ट्रैफिक की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से इस पे मंथन कर रहे हैं और तमाम अफसरान से रिपोर्ट्स ले रहे हैं। इसके उपरांत श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा की दृष्टि से भी हर एंगल से देखा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। केंद्र की सत्ता से एक लंबे अरसे से दूर भाजपा इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। रैलियों और सभाओं के जरिए उसके नेता जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय और बाहरी नेता इस रैली को विशाल रूप देने की कोशिश में हैं, इसलिए जिला प्रशासन भी इसे पूरी गंभीरता से ले रहा है। बेशक रैली के लिए अभी तक अधिकृत तौर पर अनुमति नहीं दी गई है, पर अधिकारी वीआईपी मूवमेंट के लिहाज से अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास जमा अवैध अतिक्रमण से जिला प्रशासन की पेशानी पर बल आ गया है, जिसको लेकर उसके पुरातत्व विभाग के साथ रणनीति बनाई है। जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर के मुताबिक इसके लिए 4 चरणों में अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हटाए जाने वाले अतिक्रमण को भी चिन्हांकित कर लिया गया है। पर्यटन नगरी आगरा में बने ऐतिहासिक स्मारक दुनिया भर में देश की शान है। इनकी ख्याति बेशक सारे जहां में हो, मगर शहरवासियों की करतूत के चलते वो खुद अपने आप पर शर्मिंदा है, जिन्होंने इन स्मारकों के चारों ओर अवैध अतिक्रमण जमा लिया है। पुरातत्व विभाग भी ऐसे अतिक्रमणकारियों के सामने लाचार है। उसने जिला प्रशासन को इस मामले से अवगत कराया है। डीएम ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए विशेष अभियान चलाने की बात कही है। स्मारकों का जो अवैध अतिक्रमण हुआ है और अवैध कब्जा हुआ है, इसके लिए एएसआई ने 4 इमारतों को फर्स्ट फेज में चिन्हांकित किया था, जिसमें एतमादुद्दौला का टोम है, आगरा फोर्ट है, सिकंदरा है, इत्यादि इमारतें हैं। और जहाँ जहाँ भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन हुआ है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे उन्होंने लाल निशान लगा के उसको चिन्हांकित करना है। और उसके बाद इनको नोटिस दी जानी है कि अखबारों के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, तथा जनरल डुग्गी पिटवा के कि आप अपना अतिक्रमण शीघ्र हटा लें। यदि वो समय रहते नहीं हटाते हैं तो मुकदमा दर्ज करके फिर हम लोग उस अतिक्रमण को हटवाएंगे, प्रशासन और पुलिस हटवाएगी। पुरातत्व विभाग ने इसके लिए बाकायदा सर्वे कराने के बाद अवैध अतिक्रमण का चिन्हांकन भी कर लिया है। उसने ऐसे 4 स्मारकों एतमादुद्दौला, सिकंदरा, ताजमहल और किला पर अनाधिकृत कब्जे वाले हिस्सों पर लाल निशान लगाकर चिन्हांकित कर लिया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द ही की जाएगी।
इसमें खास बात ये होगी कि कब्जा हटाने का खर्चा भी अतिक्रमणकारियों से ही लिया जाएगा। दीपावली के त्योहार पर दुकानदारों ने ग्राहकों के साथ जमकर घटतौली कर उनकी खूब जेबें ढीली की। इसी को देखते हुए बाट मापतौल विभाग ने शहर की कई दुकानों पर छापामार कार्यवाही की, जिसमें सैकड़ों दुकानदार घटतौली करते पकड़े गए। त्योहारी सीजन में दुकानदारों से लेकर गैस एजेंसी संचालकों और कई पेट्रोल पंप स्वामियों ने घटतौली कर ग्राहकों को चूना लगाया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ताज न्यूज की टीम ने बाट माप तोल विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी से दीपावली के त्योहार पर की गई कार्यवाही के बारे में जाना। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि विभाग के पास लगातार घटतौली की शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए विभाग ने मिष्ठान भंडारों से लेकर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप पर छापामार कार्यवाही की। त्योहारों में, दिवाली के त्योहारों में वैसे तो रूटीन चेकिंग चलती रहती है, लेकिन त्योहारों में विशेष अभियान चलाकर दुकानों पर जिनकी बिक्री की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, उसकी बिक्री के आधार पर छापेमारी कराई जाती है, जिसमें विशेषकर जैसे मिठाई की दुकानें हैं या गैस एजेंसीज हैं, गैस हॉकर्स हैं, तो इस माह में करीब 88 चालान किए गए हैं। विभागीय कार्यवाही में कई ऐसे नामी प्रतिष्ठान भी चोरी करते पाए गए, जो कि शहर में अपना अहम स्थान रखते हैं। बाट माप तौल विभाग ने इन सभी दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें दोषी प्रतिष्ठानों को क्षतिपूर्ति भी अदा करनी पड़ सकती है। खैर, जो भी हो, इन दुकानदारों ने त्योहारी सीजन में तो घटतौली कर ग्राहकों की जेब ढीली कर ही दी। मौसम के बदलते रुख से जिला अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि मरीजों को दिखाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखवाने और फिर दवा वितरण कक्ष के सामने भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह आया मरीज शाम तक भी अपना मर्ज डॉक्टर साहब तक दिखा नहीं पाता। ये भी एक बड़ी समस्या है। दो घंटा तो माएगा लेने में लगे कोई नहीं सुनने वाला है। नंबर आवेगा जब को भैया गरीब आदमी। उत्तर प्रदेश सरकार के सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे जिला अस्पताल में खोखले होते नजर आते हैं। सूबे कमान अखिलेश यादव ने संभालते ही सरकारी अस्पतालों में 1 रुपए के पर्चे पर मेडिकल सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को पर्चा बनवाने के लिए ही लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जिससे गंभीर रोग से पीड़ित घंटों लाइन में लगे कराहते रहते हैं। अगर घंटों इंतजार करने के बाद पर्चा बन भी गया तो डॉक्टर कितनी देर में देखेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। वजह साफ है, यहाँ भी 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत सटीक होती दिखती है। डॉक्टर एक है, मरीज सैकड़ों। करीब 1 घंटा करीब हो गया। क्या परेशानी है आपको? बुखार, खांसी, जुकाम, यही परेशानी है। ऐसे में शरीर में दर्द हो रहा होगा और आप यहाँ लाइन में खड़े हुए, परेशानी हो रही है आपको? हाँ, परेशानी हो रही है, ऐसा लग रहा है बैठ जाऊंगा यही पर। 1 घंटे से ज्यादा हो गया। 1 घंटे। क्या परेशानी है आपको? बलगम, खांसी, बुखार, देह में ऐंठन। भैया मोहे अभा ले आए मुझे। अच्छा। और टाइम को तो मुझे पता नहीं, पर्चा बनवा के बैठो भैया। यहाँ लोग 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, आपको परेशानी हो रही है तो आप खड़ा नहीं हुआ जा रहा है? भैया जितना सब के पीछे लगे रहूं, नंबर आवेगा जब को भैया गरीब आदमी। सिर्फ पुरुष ही नहीं, यहाँ तो महिलाएं भी घंटों से कतार में खड़ी हुई हैं और अपने नंबर आने का इंतजार कर रही हैं। घंटों खड़े रहने की वजह से जो मरीज थक गए हैं वो बेचारे बैठ जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी फिजिशियन डॉक्टर्स को दिखाने में होती है, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ एक ही फिजिशियन है, वहीं मरीज सैकड़ों हैं। ऐसे में एक मरीज को देखने में अगर 10 मिनट भी लगते होंगे तो घंटे भर में सिर्फ 6 मरीज ही देखे जा सकते हैं। परेशानी, लड़का इतना बीमार, 1 महीना से बाजार की दवा खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ लाए से यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ इतनी भीड़ है। कितनी देर से आप यहाँ खड़े हुए? 1-2 घंटा तो माएगा लेने में लगे और फिर यहाँ से यहाँ कोई ना आने। हमारे भैया है गो, बाकी पेट में दर्द होता है गो और पैर में सूजन आ जाता है,
घबराहट सी होती है, उसे दिखाना आई है। परेशानी अभी यही है कि 2-4 घंटे हो गए बैठे बैठे। 4 घंटे हो गए। और क्या, कोई सुनने वाला नहीं? कोई नहीं सुनने वाला है। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद सरकारी दवाइयाँ लेने के लिए तो आपको फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। सिर्फ 2 काउंटर्स वाले दवा वितरण केंद्रों पर सैकड़ों मरीज घंटों कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ न तो विकलांगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था है और न ही सीनियर सिटीजन के लिए। ऐसे में मुफ्त और सुलभ इलाज के सरकारी दावे जिला अस्पताल में खोखले नजर आते हैं, जहां सुबह से आने वाला मरीज शाम तक लाइनों में ही लगा रहता है। कई बार तो मरीज को पर्चा बनवाने के बाद अगले दिन दिखाने आना पड़ता है। 2 घंटा तो माया गए लेने में लगे, कोई नहीं सुनने वाला है। नंबर आवेगा जब को भैया गरीब आदमी। सिटी बस चालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी मनमानी की वजह से सड़कों पर घंटों जाम के हालात बने रहते हैं। भगवान टॉकीज चौराहे पर सिटी बसों की वजह से राहगीरों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो सिटी बसें यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई थी, आज बस चालकों की मनमानी की वजह से राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई हैं। जी हां, भगवान टॉकीज चौराहे पर जाम की मुख्य वजह ये सिटी बसें ही हैं, जो चौराहे पर आड़े तिरछे कहीं भी खड़ी रहती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इन सिटी बसों को निर्धारित जगह पर खड़ा करने के लिए सिटी बस स्टॉप बनाए गए थे, लेकिन चालकों की मनमानी की वजह से शहर के ज्यादातर बस स्टॉप सूने पड़े रहते हैं। के बारे में जो सिटी बसें चल रही हैं, इससे बहुत बड़ा यातायात पर फर्क पड़ता है। बीच रोड पर रास्ते में सवारियों को उतारते हैं, चढ़ाते हैं और बीच रोड पे ही बंद कर लेते हैं ये लोग। शहर के प्रमुख चौराहों में से एक भगवान टॉकीज चौराहा इन दिनों सिटी बस चालकों की वजह से जाम से जूझता रहता है। राहगीर निकलने के लिए जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन सिटी बस चालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आते, जिसके चलते बीच रास्ते पर ही सवारियों को उतरने की वजह से जाम के हालात बने रहते हैं। अब देखना ये होगा कि बस चालकों की ये मनमानी कब तक चलेगी। क्या इस पर कोई भी संबंधित विभाग के अधिकारी रोक लगा पाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर 23 नवंबर शनिवार को संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामलों का वृहद स्तर पर निस्तारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों पर 23 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायालयों के साथ साथ देश के समस्त शासकीय कार्यालयों में 23 नवंबर को लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं 23 नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों को निस्तारित कराने वाले पक्षकार संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के आगरा कार्यालय से संपर्क कर निशुल्क अपने मामलों को निस्तारित करा सकते हैं। लोक अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 23 नवंबर 2013 को संपूर्ण देश में एक साथ लगाई जा रही, इसे राष्ट्रीय लोक अदालत नाम दिया गया है और इसमें तहसील स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट स्तर तक लोक अदालत एक साथ आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे सामने ये जो पेपर है इसमें सारे ये विवरण दिए गए हैं कि इसमें किस किस तरह के वाद हैं। कुल इसमें जो फौजदारी के शमनी वाद हैं, दीवानी वाद, भरण पोषण से संबंधित वाद, राजस्व वाद, वैवाहिक वाद, स्टैम्प, मोटर अधिनियम, चकबंदी, दुर्घटना प्रतिकर, श्रमवाद, उपभोक्ता फोरम, भू आज्ञप्ति, बैंक रिकवरी, किराएदारी, चेक बाउंस, बिजली चोरी, नगर पालिका नगर निगम के टैक्स के मामले, सेवानिवृत्त परिलाभ के मामले, धारा 258 सीआरपीसी के अंतर्गत मामले, अभिभाषक सौदेबाजी यानी कि प्ली बार्गेनिंग, ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त जेल में हैं, सजा काट रहे हैं,
उसमें अगर वो समझौता करके प्ली बार्गेनिंग के माध्यम का मतलब ये होता है कि इसमें अगर वो जुर्म स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें या कम से कम उनकी जितनी मैक्सिमम सजा उसकी 1/4 सजा से दंडित करके उनको मुक्त किया जा सकता है। हम सब वादिकारियों ने ये ठाना है, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना है, लोक अदालत से मामला निपटाना है, हंसते हंसते घर जाना है। इसी स्लोगन को ध्यान में रखते हुए जनपद न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु आपराधिक वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, मोटर वाहन अधिनियम, दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक डिसऑनर के वाद, नगर निगम अपील, बैंक रिकवरी वाद आदि का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। आयकर, व्यापार कर, पुलिस विभाग व अन्य शासकीय विभाग भी 23 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। दीपावली पर आरटीओ के सख्त निर्देशों के बावजूद नियमों का उल्लंघन वाहन संचालकों को महंगा पड़ गया है। अवैध वाहनों में ओवरलोडिंग, माल और सवारी वाहनों पर आरटीओ विभाग ने बड़ी संख्या में चालान काट कर अच्छे राजस्व प्राप्त किए हैं। दीपावली का त्योहार और सभी को अपने घर जाने की जल्दी में सवारी और वाहन संचालकों ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। इसमें अवैध वाहन और ओवरलोडिंग माल वाहन भी पीछे नहीं हैं, जिन्हें आरटीओ विभाग ने पहले ही सख्त निर्देश दिए थे और नियमों का उल्लंघन किए जाने पर चालान और परमिट निरस्त करने की चेतावनी भी दी थी, जिस पर आरटीओ विभाग ने अपने कहा अनुसार वाहनों पर बड़ी संख्या में चालान काट कर राजस्व प्राप्त किया है। लोगों ने पिछले महीने में 15 दिन का अभियान चलाया था, उसमें से 45 गाड़ी लगभग पकड़ी गई थी। उसमें वो लोड गाड़ियाँ ट्रकें थी लगभग 70 और उसको 70-80 गाड़ी छोटी गाड़ियाँ थी और यही था तो अभी अभियान। त्योहारी हालत को देखते हुए विभाग ने वाहनों के परमिट तो निरस्त नहीं किए, लेकिन चालान काटने में कोई नरमाई नहीं बरती। त्योहार के समय वाहनों के चालान से प्राप्त राजस्व से आरटीओ विभाग को काफी राहत महसूस हुई है। इसलिए अपने राजस्व के लक्ष्य प्राप्ति को देखते हुए आरटीओ आगे भी ऐसी सख्ती वाले अभियान चलाने का मूड बना रहा है। इससे एक और विभाग को राजस्व प्राप्त होगा तो वहीं दूसरी तरफ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों को सड़क पर चलने के नियम भी सीखने को मिलेंगे। ताज न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ताज न्यूज। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu.
Contact at 5th floor Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219669623. Number 0562400437. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताज न्यूज। चले बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रेम टॉकीज के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सगे भाई ने अपने ही भाई पर जान लेने की नियति से हमला बोल दिया। हमले की जानकारी होते ही दोनों ओर से लोग लामबंद हो आमने सामने आ गए। झगड़े की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी फरार है। साथ ही पीड़ित ने थाने में अपने भाई के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मामला थाना जगदीशपुरा के प्रेम टॉकीज का है, जहां पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सुरेश चंद्र सोनी और आरोपी दिनेश सोनी का घर आमने सामने है। सुरेश चंद्र सोनी ने बताया कि जब वो रोज की तरह आज भी दीवानी से सेक्टर 4 होते हुए आ रहे थे, तभी शिवालिक स्कूल के पास आरोपी दिनेश अपने तीनों बेटे गजेंद्र, योगेंद्र और विशाल के साथ साथ अपने अन्य साथियों सहित वहां पहुंच गया। जिसके बाद दिनेश के बेटे ने गाड़ी के बाहर अपनी गाड़ी लगाकर हथौड़े से गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया और लॉक खोलकर मेरी आंखों में लाल मिर्च झोंक दी और गाड़ी से बाहर खींचने लगा। तभी वहां भीड़ इकट्ठा होती देख वो लोग वहां से फरार हो गए, लेकिन जल्दबाजी में साथ लाए हथौड़ा वहीं छोड़ गए, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। जिन लोगों ने आज घटना की है, मैं उनके खिलाफ गवाह हूँ। कल मेरी उसमें गवाही होनी है 18 एडीजे साहब के यहाँ। तो गवाही से पहले ही इन लोगों ने मेरे अपहरण की कोशिश की। मेरी गाड़ी का शीशा हथौड़े से तोड़ा, मुझे खींचा, गोली मारी, बाल बच गया। फिर लाठी डंडों से मार करके मुझे अपहरण करके मेरा ले जा रहे थे, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ इकट्ठी होने पर फिर हल्ला हुआ तो ये लोग हथौड़ा, डंडे और कारतूस वगैरह छोड़ के भाग गए। मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को तुरंत फोन से सूचना दी। तो मौके पर पुलिस लगभग जल्दी से होंगे वो हमला करने वाले? लगभग लोग तो 10 थे, लेकिन एक फायरिंग। जानलेवा हमले की खबर जैसे ही पीड़ित पक्ष के लोगों को हुई तो वहां भी लोग आमने सामने आ गए। इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपी तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहां पुलिस तैनात कर दी है ताकि होने वाले किसी भी झगड़े को रोका जा सके। लेकिन शरीर पर दिखाई दे रही चोटें तो यही बयां करती हैं कि पीड़ित के साथ मारपीट की गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि ये इन दोनों भाइयों के आपस का मामला है और इन दोनों के ही खिलाफ थाने में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। लेकिन पीड़ित पक्ष ऐसे किसी मामले के दर्ज होने से साफ इनकार कर रहा है। बहरहाल पुलिस ने तहरीर ले अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट में कई इमारतें अपनी बदहाली पर रो रही हैं, जिनमें अधिवक्ता भवन की हालत तो बेहद दयनीय है। जिला प्रशासन ने अब इनके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है। वकीलों के अनुरोध पर डीएम ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया और उसके खस्ताहाल पर चिंता जताई। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर जरूरी काम शुरू कराने का भरोसा दिलाया है। जनपद के मुख्यालय की दुर्दशा देखकर आज जिलाधिकारी भी अचंभित रह गए। वकीलों के आग्रह पर जिन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का दौरा किया, अपने इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक कर सभी इमारतों का जायजा लिया, जिनकी दयनीय स्थिति देखकर वो खुद ताज्जुब में पड़ गए। बात पानी की टंकी की हो या दैनिक जरूरतों से जुड़ी अन्य सुविधाओं की, कुछ भी संतोषजनक नहीं मिला। वकीलों ने इन सभी परेशानियों से जिलाधिकारी को अवगत करवाया। हमको दिया गया है, वो 1 सप्ताह का दिया गया कि 1 सप्ताह में आपको प्रगति मिलेगी और आपके 80% काम पूरे हो जाएंगे। और हम उनके आश्वासन से, निरीक्षण से पूरा संतुष्ट हैं। और हमने डीएम साहब ने एक अनुरोध किया था कि कलेक्ट्रेट बार जैसे आप लोगों के चैम्बर हैं, कलेक्ट्रेट बार चमक रही है, कलेक्ट्रेट चमकना चाहिए, तो उन्हें आश्वासन दिया हमको। 10 परेशानियों को लेकर आज अधिवक्ताओं ने डीएम साहब को कहा था और डीएम साहब ने आज पूरी कलेक्ट्रेट का
निरीक्षण किया है और देखा है कि कलेक्ट्री में कहाँ परेशानियाँ चल रही हैं। तो डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, एक तो हमारे यहाँ पर टॉयलेट के लिए बहुत प्रॉब्लम है, टॉयलेट की बहुत समस्या, और दूसरा पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। प्रशासनिक अमले ने इमारतों की स्थिति पर बेहद चिंता जाहिर की। डीएम जुहेर बिन सगीर ने बताया कि हालात काफी असहनीय हैं, जिसमें बार हॉल की हालत भी काफी चिंताजनक है। उन्होंने वकीलों को भरोसा दिलाया कि जर्जर भवनों का जल्द ही जीर्णोद्धार कराया जाएगा और 1 सप्ताह के भीतर ही यहाँ नजारा बदला सा नजर आएगा। एक बार फिर दहाड़ा निगम का महाबली। जी हां, दीपावली के चलते नगर निगम ने अपने अभियान को रोक दिया था, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। दीपावली के समापन होने के साथ ही अभियान एक बार फिर एमजी रोड पर चला। हालांकि इस अभियान का विरोध भी किया गया, लेकिन बिना किसी की परवाह किए महाबली रोड पर बाधक बने अतिक्रमण को हटाते हुए आगे बढ़ता चला गया। पिछले दिनों शुरू किए गए अतिक्रमण अभियान को दीपावली के चलते रोक दिया गया था, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन दीपावली पर्व के समापन के साथ ही छुट्टी से लौटा महाबली भी कुछ तरोताजा दिखा और जमकर अतिक्रमण पर टूटा, जिसने राह का रोड़ा बने किसी भी अतिक्रमण को नहीं बख्शा और तमाम विरोधों के बाद भी यह अतिक्रमण हटाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वो दीपावली में चूंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा आवागमन होता है तो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए दीपावली तक के लिए इसको स्थगित किया गया था। अब आज से पुनः प्रारंभ किया गया है और इसका रोस्टर पहले से ही बनाकर लागू कर दिया गया है, ताकि लोग अब जो अपना स्वेच्छा से हटाना चाहें हटा लें। ये अतिक्रमण के कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। हर व्यक्ति अपनी दुकान के आगे थोड़ा बहुत स्थान पर अतिक्रमण करता है, फिर वहाँ गंदगी डालता है, फिर सफाई में दिक्कत आती है। तो ये ज्वाइंट अभियान है, सफाई भी हो जाए और अतिक्रमण भी हट जाए। अतिक्रमण हटेगा तो ही सफाई हो पाएगी, तो इसलिए अभियान चलाया। फिर से शुरू हो रहे अभियान को लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि आज इस अभियान की शुरुआत एसएन मेडिकल कॉलेज से की गई है और यह अभियान प्रतापपुरा चौराहे तक चलाया जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है, हम तो बस रोड से अतिक्रमण को हटाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान नगर आयुक्त ने सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया और सफाई के साथ यहाँ एंटी लार्वा का भी छिड़काव करवाया गया, ताकि यहाँ गंदगी के कारण पैदा हुए मच्छरों को भी मारा जा सके। इस दौरान गंदगी करने वाले लोगों के चालान भी किए गए, तो कई लोगों को आगे गंदगी न फैलाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। एमजी रोड पर अतिक्रमण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने ऐसे हॉस्पिटलों पर भी कार्यवाही की जिन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट को भी बाहर खुले में डाल रखा था। अब निगम ऐसे हॉस्पिटलों को नोटिस भेजने की बात कर रहा है। हॉस्पिटलों पर कार्यवाही न होने से ये हॉस्पिटल संचालक अब अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिसके चलते ये लोग बायो वेस्ट के कूड़े को भी हॉस्पिटल के बाहर ही खुले में डाल देते हैं, जो कई बीमारियों को न्योता देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल संचालकों को इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ ऐसा ही दिखा जब नगर निगम की टीम एमजी रोड से अतिक्रमण हटाओ अभियान को अंजाम दे रही थी। नर्सिंग होम के बाहर 2 जनरेटर लगे थे, एक जनरेटर उसमें साइड पटरी पर लगा है। उस जनरेटर को साइड पटरी पर उसने अवैध रूप से रखा है। इस संबंध में उसे नोटिस जारी कर उससे क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। साथ ही ये देखने में आया कि बायोमेडिकल वेस्ट खुले में पड़ा था। जिस कंटेनर में बायोमेडिकल वेस्ट डलना चाहिए उसमें पॉलीथीन नहीं लगा था। अतिक्रमण के दौरान साथ चल रहे पर्यावरण अभियंता राजीव राठी की नजर एमजी रोड पर संचालित एसएम हॉस्पिटल एवं वैभव पैथोलॉजी पर पड़ी, तो वहां बायो वेस्ट को खुले में पड़ा देख उनका पारा चढ़ गया, जिस पर हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाया गया और खुले में पड़े बायो वेस्ट के बारे में जानकारी की गई। तो उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में रह गया है और अभी कंपनी के लोग इसे उठा के ले जाएंगे। जब उनसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा गया तो उनका कहना था कि डॉक्टर अभी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल संचालकों ने फुटपाथ को ही पार्किंग बना रखा था, जिस पर राजीव राठी इस हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई करने की बात करते नजर आए।
विश्वविद्यालय में कर्मचारी शिक्षणोत्तर संघ के चुनाव में प्रत्याशी मनमानी ना कर पाए, इसके लिए चुनाव अधिकारी ने बाकायदा आचार संहिता घोषित कर दी है, जिसका उल्लंघन करने पर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये आचार संहिता सिर्फ कागजों में ही है, हकीकत में कोई इसे मानने वाला नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के चुनाव आगामी 11 नवंबर को होने हैं, जिसमें अलग अलग 5 पदों के लिए 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इन दिनों विश्वविद्यालय चुनावी सरगर्मियों की वजह से पोस्टर और होर्डिंग से पटा पड़ा है। वहीं चुनाव अधिकारी प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा ने बताया कि नामांकन के बाद से ही चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसका उल्लंघन करने पर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। नहीं, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन ने अपनी व्यवस्था की है। जब चुनाव होते हैं, हर साल होते हैं, तो हर साल चुनाव होते हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करे, काम तो सब चल ही रहे हैं। 5 बजे के बाद जनरली वो लोग आपस में चर्चा करते हैं, ऐसा मुझे पता चला। होता क्या है कि चुनाव के समय से अपने अपने वोटरों के लिए आते हैं, लेकिन हम थोड़ा उदासीन हो जाते हैं कि हम लोग अपने प्रत्याशियों से ये नहीं पूछ पाते कि वो हमारी समस्याएं किस तरह सॉल्व करेंगे। इसलिए हमने सभी विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने व्यवस्था की है कि कल जुबली हॉल में सभी प्रत्याशियों को अपने साथ बुलाकर एक परिवार के रूप में हम लोग इकट्ठा होंगे और उनसे बात करेंगे कि हमारी समस्या वो किस तरह से वो उसका हल कराना चाहेंगे। वहीं प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होते दिख रहे हैं। कर्मचारियों ने किसी भी प्रत्याशी को वोट देने से पहले 8 नवंबर को सभी प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं को प्रत्याशियों के सामने रखा जाएगा। जो प्रत्याशी कर्मचारियों की समस्याओं को वरीयता से दूर करने की बात कहेगा, कर्मचारी उसी प्रत्याशियों को समर्थन देंगे। फिलहाल बैठक में कुछ भी हो, लेकिन विश्वविद्यालय में इस समय चुनाव की वजह से गुटबाजी खूब पनप रही है। इससे साफ जाहिर है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कहीं पुराने कर्मचारी नेता ही बाजी न मार ले जाएं। मुहर्रम को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने ताजगंज क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर आक्रोश जताते हुए नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पर्याप्त सफाई व्यवस्था न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। मुहर्रम के नजदीक आते ही सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा भी सामने आने लगा है। इसी क्रम में ताजगंज क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने भी अपने गुस्से का इजहार करते हुए नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह को क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया था कि पूरे क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य फैला है, तो नालियों से सिल्ट तक नहीं निकाली गई, तो वहीं गंदगी के चलते मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जीना मुहाल है। ताजगंज वार्ड के अंदर जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह नालियों के ढेर, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियाँ सिल्ट से भरी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइटें टूटी पड़ी हुई हैं और सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। मुहर्रम का पर्व करीब है और कोई भी जन समस्याओं पे कोई भी समाधान नहीं हुआ है। क्षेत्र में लोगों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन देने आए कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो कांग्रेस कमेटी के लोग नगर निगम में जन समस्याओं को लेकर एक उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इन सिंह जी को एक ज्ञापन दिया है, जो हमारे ताजगंज वार्ड के अध्यक्ष आए थे और तमाम कांग्रेस जन भी इसमें आए हुए हैं। हमने उनको ये चेतावनी भी दी है कि मुहर्रम पर्व के आज 30वां दिन हो गया है और 14 तारीख का 9 तारीख होगी, अब 15 तारीख को पर्व है, लेकिन अभी तक नगर निगम इसमें चेता नहीं है और नगर निगम न चेतने की वजह से आज लोगों ने, कांग्रेसियों ने सिर्फ ज्ञापन दिया है, लेकिन चेतावनी भी दी है साथ में कि अगर इन्होंने मुहर्रम तक व्यवस्था नहीं की तो कांग्रेस जन शहर स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। शहर में गौकशी की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार को बजरंग दल नेताओं ने मंटोला क्षेत्र पहुंचकर गौकशी के लिए जा रही गायों को गौकशों के चंगुल से मुक्त कराया, लेकिन गौकश मौके से फरार हो गए। इसके बाद गौवंश को लेकर बजरंग दल के लोग थाना मंटोला पहुंचे और पुलिस से गौकशों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की।
मामला थाना मंडोला के महावीर नाले का है, जहां गुरुवार सुबह बजरंग दल के नेताओं को सूचना मिली कि कुछ गौकश एक टवेरा गाड़ी में कुछ गौवंश को गौकशी के लिए ले जा रहे हैं, जिसकी सूचना बजरंग दल के नेताओं ने अपने पदाधिकारियों को दी, जिस पर दिग्विजय नाथ तिवारी अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर गौकशों ने गौवंशों को अपनी गाड़ी से उतारकर वहां से भाग जाने में सफल रहे। 5:30 बजे के तकरीबन सूचना आई थी कि तवेरा गाड़ी के अंदर 2 गायों को लेकर महावीर नाले पर कुछ लोग वहां पर गौकशी के लिए लेकर आए। इसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल अपने स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता अरुण माहौर जी को दी और हम लोग यहाँ पर संजय मल्होत्रा जी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है 1 माह का। तो हम लोगों ने तत्काल इसकी सूचना यहाँ की लोकल पुलिस को दी, थाना मंडोला को। जैसी पुलिस की यहाँ पर दो कोबरा मौके पर पहुंची थी, कोबरा को देखते ही वो लोग गायों को तवेरा से उतार कर भाग लिए। अगर हाँ ये जरूर था कि कोबरा अगर उनका पीछा करती तो ये गायब हो जाती, हम लोग वहाँ पर जा नहीं सकते थे। तो फिर हम इन दोनों गायों को लेकर यहाँ सुरक्षित स्थान पर लेकर आ गए। बजरंग दल के दिग्विजय नाथ तिवारी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे बजरंग दल के नेता अरुण कुमार को सबसे पहले ये जानकारी मिली तो उन्होंने हमें सूचित किया, साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी। सूचना पर चीता मोबाइल भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन गौकश पहले ही फरार हो चुके थे। गौरतलब है कि शहर में गौकशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी तक कुछ खास भी नहीं किया गया, जिसके चलते इन लोगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन गौकशों पर शिकंजा कस पाता है। कुछ नहीं बदला। जी हां, सब कुछ पहले जैसा ही शर्मनाक है। शासन और प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी शहर की सड़कों का हाल बेहाल है। जगह जगह गंदगी है, पार्कों, गलियों और रोड किनारे कूड़े का अंबार हटाने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, बदहाल तस्वीरों के बीच दीपावली त्योहार बीत भी गया, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने खराब सूरत को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका महज आश्वासन देने की है। शहर की तस्वीर दिनों दिन बद से बदतर हो रही है। जनता परेशान है, सड़क पर चलने में डर लगता है। बड़े बड़े गड्ढे और अतिक्रमण अब दुर्घटना का कारण बन गए हैं। आए दिन गड्ढों में दोपहिया से लेकर भारी वाहन गिरते रहते हैं। इसके बाद भी गड्ढों की हालत में सुधार नहीं हो सका है। त्योहार के बीच लोगों को काफी दिक्कतें हुई। शहर के पॉश इलाकों में रोड किनारे कूड़े के ढेर त्योहार में देखने को मिले, लेकिन नगर निगम व प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। सरकारी नौकरी में डोएक का CCC कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य होने के कारण अब सेवा योजन कार्यालय भी बेरोजगारों को CCC डिप्लोमा कराने लगा है, जिसके लिए शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की लाइन लगी हुई है। इसके साथ ही सेवा योजन कार्यालय जल्द ही अपनी हर कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने जा रहा है। सरकारी नौकरियों में CCC डिप्लोमा कंपलसरी होने के बाद से बेरोजगारों में इस कोर्स के प्रति क्रेज बढ़ गया है। इसी को देखते हुए सेवा योजन विभाग ने भी CCC डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत कर दी है, जिसमें 120 सीटें निर्धारित की गई हैं। इस कोर्स की फीस 2,800 रुपए रखी गई है। 3 माह के कोर्स को पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट डोएक की तरफ से मुहैया कराया जाएगा, जो सभी सरकारी सेवाओं में मान्य होगा। इस कोर्स के लिए बेरोजगार अभ्यर्थियों में खासा रुझान देखने को मिल रहा है। 120 सीट वाले कोर्स के लिए करीब 500 आवेदन आए हैं। ये आजकल हर गवर्नमेंट की कोई सी भी आप सर्विस जाना चाहते हैं तो उसमें ऐसा कलर किसको मांगते हैं, कहीं किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो उसमें डोएक का सर्टिफिकेट मांगते हैं। हमारे ये कंपलसरी टाइप है, हर बंदे के पास होना चाहिए। 240 सीटें हैं, उसी में आज से एडमिशन शुरू किए गए। कितनी फीस है उसमें और कितने महीने का कोर्स है? 2860 रुपये फीस है, 5 रुपये का फॉर्म है, ये रसीद से बैंक में जमा हो जाता है। कितने महीने का? ये कुल 80 घंटे की ट्रेनिंग होती है, पर्याप्त मानी जाती है, लेकिन 2.5 महीने अगले एग्ज़ाम तक, क्वार्टरली एग्ज़ाम जो डोएक कराती है, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो 80, 85, 90 घंटे की ट्रेनिंग।
जिला सेवायोजन अधिकारी ने ताज न्यूज के साथ खास बातचीत में बताया कि सेवायोजन कार्यालय के सभी काम आगामी महीनों में ऑनलाइन हो जाएंगे, जिसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। सॉफ्टवेयर तैयार होते ही बेरोजगारी भत्ते समेत पंजीकरण प्रक्रिया भी कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन होगी, जिसके बाद किसी भी तरह के घपले की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। बेरोजगार कहीं भी बैठे अपना पंजीकरण बेरोजगार दफ्तर में ऑनलाइन करा सकता है। अब देखना ये होगा कि सेवायोजन विभाग के ये दावे कब तक पूरे होते हैं। भारतीय डाक विभाग अपने विभाग के सभी डाकघरों को पत्राचार प्रणाली से मुक्त कराकर कंप्यूटराइज करने के मार्ग पर चल पड़ा है और इसकी शुरुआत आज नगरी से ही की गई है। आगरा के 2 डाकघरों को फुल कंप्यूटराइज कर दिया गया, जिसका उद्घाटन 8 नवंबर को बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया द्वारा किया जाएगा। पत्राचार की प्रणाली को बंद करके आधुनिक कंप्यूटराइज प्रणाली को अपनाकर भारतीय डाक विभाग अपडेट होने जा रहा है। 8 नवंबर को डाक विभाग के 2 बड़े डाकघरों को फुल कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, जिसमें पहला शहर के बीचों बीच संजय प्लेस डाकघर और दूसरा यमुना ब्रिज डाकघर होगा, जिनका उद्घाटन बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया करेंगे। 2 प्रधान डाकघर मॉडर्नाइज बहुत अच्छी तरीके से की गई थी, प्रधान डाकघर और आगरा फोर्ट और प्रतापगढ़, और भी वैसे 54 डाकघर प्रोजेक्ट एरो के तहत चयनित की जा चुकी हैं, लेकिन ये 2 डाकघर संजय पैलेस जो कि बहुत ही पॉश एरिया में आगरा शहर में स्थित है, वही यमुना ब्रिज, उनको पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत करके और पूरी तरीके से आधुनिकीकृत करके इनका लोकार्पण हमारे आगरा शहर के सांसद माननीय प्रोफेसर श्री रामशंकर कठेरिया जी के कार्यक्रमों से माननीय पोस्ट मास्टर जनरल आगरा परिचित आगरा श्री बी कुमार की उपस्थिति में इस संपन्न करने का प्लान है। दोनों डाकघरों को नई तकनीक से लैस कर दिया गया है, जिसमें संजय प्लेस डाकघर पूरा एसी होगा, ताकि ग्राहकों को स्वच्छ माहौल के साथ सही काम मिल सके। भारतीय डाक विभाग पूरे भारत विभाग की छवि और सूरत दोनों बदलना चाहता है, जिसकी शुरुआत मोहब्बत की नगरी आगरा से होने जा रही है, जिसमें थोड़ी अड़चन आ सकती है, क्योंकि डाक विभाग में नई तकनीक तो आ रही है जो काम में तेजी लाएगी, लेकिन उस तकनीक को चलाने वाले उसके कितने जानकार होंगे, ये सोचने का विषय है। सांस्कृतिक संस्था गीतांजलि इंटरनेशनल फोकटेक गैलेक्सी आर्ट्स के सहयोग से एक नॉर्थ इंडियन डांस चैंपियनशिप का आयोजन कराने जा रही है, जिसमें आगरा की तमाम छुपी हुई प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। चैंपियनशिप का आयोजन 1 दिसंबर से मथुरा रोड स्थित अग्रवाटिका में किया जाएगा। ये जानकारी संस्था द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। सांस्कृतिक संस्था गीतांजलि इंटरनेशनल फोकटेक ने अपने साथी गैलेक्सी लिविंग आर्ट्स के साथ मिलकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने बताया कि नृत्य के क्षेत्र में उभरते कलाकारों को एक अच्छा मंच प्रदान करने के लिए इस डांस चैंपियनशिप का आयोजन आगामी 1 दिसंबर को किया जा रहा है। प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों को डांस की विभिन्न विधाओं को सीखने का मौका मिलेगा। तो वहीं संस्था का उद्देश्य इस तरह के आयोजनों से उभरते कलाकारों को विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित कर एक मंच पर लाकर प्रोत्साहित करना भी है। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं घरों के अंदर और शिक्षा के दायरे में सिमट कर रह जाते हैं बच्चे। बड़ा टैलेंट है उनके अंदर, तो हमने ये विचार किया है हमारी संस्था इस कार्यक्रम को एक सफल रूप दे और मंच पर उन बच्चों को एक साथ ला करके, प्रतिभाओं को एक साथ ला करके और उनका कंपटीशन करवाए, जिससे कि जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने का हम काम कर सके। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद टीवी रियलिटी शो चक धूम धूम के विनर स्पर्श श्रीवास्तव ने भी आगरा के हुनरबाजों से प्रतियोगिता में भाग लेने की बात कही। अभी आगरा से हूँ एंड आई एम श्योर इतने सारी प्रतिभाएं हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं जो मेरे से भी अच्छा डांस करते हैं, तो वो भी यहीं से निकलेंगे। मैम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, वो मथुरा से निकली है, ये भी दीदी निकली है मथुरा से, तो बहुत सारा टैलेंट है पूरे आगरा मंडल में। प्रतियोगिता के ऑडिशन 10 नवंबर से गायत्री पब्लिक स्कूल में किए जाएंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों, प्रांतों और राज्यों के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। ऑडिशन के बाद कुल 10 प्रतिभागियों की टीम चुनी जाएगी, जिनमें से विनर टीम को ग्रांड फिनाले में वरिष्ठ कलाकार सुरेंद्र पाल सिंह, जो महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका निभा चुके हैं, साथ ही संस्था द्वारा तैयार किए जा रहे कृष्णम बैले में भी काम करने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताजा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए ताज न्यूज। नमस्कार।
हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।